हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप अपने अपने घरों में होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे इस लॉकडाउन के अंदर। पर अब कुछ थोड़ी सी काम की बात करते हैं, थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास से चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। तो बेटा, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ तो रियल नंबर्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसे नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। फिर हमने पढ़ा था कि सर रियल नंबर्स जो होते हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है रैशनल नंबर्स का, किसका, रैशनल नंबर्स का। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इररेशनल नंबर्स का, किसका, इररेशनल नंबर्स। पहला पार्ट रैशनल का, दूसरा पार्ट इररेशनल नंबर्स का। फिर हमने कुछ छोटे छोटे नंबर्स पढ़े थे जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। आपने पढ़ा था होल नंबर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं। और अगर मैं सबको क्लब कर दूं तो ये रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये p/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। पर बेटा ये सारी बातें तो थी हमारी 9th क्लास में। हम जो 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल नंबर्स का एकदम एक्सटेंशन। रियल नंबर्स का क्या एक्सटेंशन है, कैसे वो अप्लाई हो सकते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। और हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो टॉपिक का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पहले सुना होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को आज पहली बार सुन रहे हैं, राइट। तो कोई बात नहीं, दोनों ही बच्चों के लिए आई एम हियर फॉर यू। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा 3 वर्ड से मिलकर एक नाम दिया गया, एक कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप सभी देख रहे हो इस पूरे 3 वर्ड के अंदर एक डिवीजन नाम का एक अक्षर है, एक शब्द है, राइट, एक वर्ड है। तो इतना तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि सर और तो कुछ नहीं, इसके अंदर होगा कुछ ना कुछ डिवीजन से रिलेटेड। तो बेटा आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बेटा इस लेमा का क्या मतलब है, ये लेमा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि अपने आप में प्रूव हो चुकी है। आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट उठा के देख लो जो कि अपने आप में प्रूव हो सकती है, उसको हम लेमा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 2 × 2 4 होता है, तो आप कहोगे सर ये वैलिड है, 2 × 2 तो 4 ही होता है। मैं कहता हूं बेटा 2 + 5 7 होता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही, 2 + 5 तो 7 होता है। क्या 2 × 2 कभी 5 हो सकता है, आप कहोगे सर नहीं। मैं कहता हूं क्या 2 + 5 कभी 10 हो सकता है, आप कहोगे सर ये भी नहीं हो सकता। एक और देखते हैं, मैं कहता हूं ऐसा कोई भी नंबर, क्या नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल होगा, जो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, उसको मैं 3 × n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जहां पर ये n जो है ये कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल होगा, क्या मैं उसको 3n की फॉर्म में लिख सकता हूं, चेक करते हैं। मैं कहता हूं
6, लेट्स से कोई भी नंबर है 6, क्या नंबर है 6, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 है क्या है, ये जो 6 है ये 3 का मल्टीपल है, आप कहोगे सर कह सकते हो, तो क्या मैं इस 6 को क्या 3 into 2 नहीं लिख सकता, आप कहोगे सर लिख सकते हो, तो क्या जो ये 2 है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, आप कहोगे सर ये भी है, और देखते हैं, लेट्स से 27, कौन सा नंबर 27, क्या मैं इस 27 को 3n की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेट्स सी, क्या मैं इसको 3 into 9 में लिख सकता, आप कहोगे सर लिख सकते हो, और क्या ये 9 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, आप कहोगे सर है, तो सारे के सारे नंबर हमने देखा, जितने भी नंबर्स हैं अगर मैं उनको जो 3 के मल्टीपल हैं उनको 3n की फॉर्म में लिख सकता हूं, सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 को मैं 3n की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट नहीं है, क्या ये यूनिवर्सल वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, तो जो भी स्टेटमेंट यूनिवर्सली वैलिड होगी, जो भी स्टेटमेंट यूनिवर्सली प्रूवन होगी, मैं उन सारी स्टेटमेंट को क्या कह दूंगा कि ये लेमा है, क्या कह दूंगा ये लेमा। आगे चल, यहां तक कोई दिक्कत किसी, चल तो बेटा मैं आगे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर, जो कि आपकी थ्योरम 1.1 है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट थ्योरम, जो कि कहती है कि आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, मैं मान लेता हूं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं a और b, मान लेते हैं दोनों जो a है और b है दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे उनके लिए हमेशा यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, लेट्स से Q और R, Q और R, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि एक इक्वेशन को सैटिस्फाई करते होंगे, और वो इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, क्या है, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। अब मैंने तो करी इक्वेशन की बात, अगर कुछ इक्वेशन है तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, मैंने सारी की सारी वैल्यूज मान रखी हैं, तो ऐसी क्या कंडीशन है जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर लगती है और इन वैल्यूज को भी, इन सारी वैल्यूज के लिए, चाहे कोई भी वैल्यू हो, इन सारी वैल्यूज के लिए वो एप्लीकेबल है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने में। तो मैं कहता हूं कि बेटा सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो R है, क्या है, R, ये जो R है ये या तो 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा b से छोटा होगा, क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं a और b, वो एक हमेशा, उनके लिए हमेशा एक यूनिक इंटीजर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, लेट्स से q और r, वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करते होंगे, और कंडीशन ये है ना। इसको मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं।
दिवाली के टाइम पे, किसके टाइम पे, दिवाली के टाइम पे कुछ हैम्पर्स देखे होंगे शॉपकीपर्स की दुकान में, है ना। अब शॉपकीपर क्या करता है, पूरा का पूरा जो उनका गुड्स होते हैं वो सारे के सारे बल्क में लेके आते हैं। जो सारे के सारे बल्क में गुड्स लेके वो आते हैं, वो उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर एक हैम्पर तैयार कर देते हैं। मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, वो 20 पैकेट बिस्किट्स के लेके आया। किसके लेके आया? 20 पैकेट बिस्किट्स के। और उसने जो बिस्किट के ग्रुप्स हैं उनको 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3-3 बिस्किट्स का एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? 3-3 बिस्किट्स का एक ग्रुप। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा वो जो शॉपकीपर है वो 3-3 पैकेट का एक ग्रुप कितने बना पाएगा? उसके पास टोटल 20 बिस्किट्स हैं, 3-3 का एक ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? तो बेटा आप कहोगे कि सर टोटल 20 पैकेट्स हैं और 3 का एक ग्रुप बनाना है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स पता चल जाएंगे। हम यही तो कर रहे हैं पिछले क्लासेस में। तो आपने कहा कि सर 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 होता है, होता है नहीं होता? तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 6 18 आया, तो मेरे पास रिमाइंडर 2 बच गया। बच गया नहीं बच गया? आपको बिल्कुल बच गया। अब मैं कहता हूं बेटा किसी कारण से, किसी वजह से वो 20 पैकेट्स नहीं ला पाया, वो सिर्फ 21 पैकेट्स ले लाया। क्या ले आया? 21 पैकेट्स। एक पैकेट ज्यादा ले आया। और अब मेरे को 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप क्या कहोगे? सर 21 को अगेन 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 7 21 होता है और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो आप कहोगे सर यहां पे 7 ग्रुप बन जाएंगे और यहां पर 6 ग्रुप बन जाएंगे, यही होगी। और आप सारे ही कुछ बातों को जानते हो, जैसे कि मैं बोलूं कि आपको पता है कि ये डिवाइजर होता है, आपको पता है ये डिविडेंड होता है, और आप सभी को पता है ये वाला पोर्शन क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन। और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या सवाल है कि बेटा ये जो रिमाइंडर है, क्या है? रिमाइंडर। क्या ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? क्या ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? आपने यहां देखा कि सर यहां पर तो रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है और यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। दोनों ही केस के अंदर रिमाइंडर 3 से बड़ा नहीं आ रहा। नंबर 1 तो ये। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, कोई भी नंबर, मान लेता हूं एक नंबर है 25। अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 6 का 24 होता है। 4 6 का 24 होता है और रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। आता है नहीं आता? 4 6 का 24 होता है और हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। इस केस में यहां पे भी आपने देखा कि जो ये रिमाइंडर है, क्या है? ये जो रिमाइंडर है ये 4 से छोटा है। यहां भी आपने देखा। लेकिन मेरा आपसे एक और फर्दर क्वेश्चन है, क्या रिमाइंडर, ये तो हमने पता लगा लिया रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। क्या रिमाइंडर डिवाइजर के इक्विवेलेंट हो सकता है? क्या रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो सकता है? मतलब कि ये 1 ना होके 4 हो जाता है यहां पे। तो क्या कभी ऐसा केस पॉसिबल है कि 1 आए और 4 आ जाए? तो बेटा अगर यहां पे 4 आ जाता तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाता ना। हम कहते हैं कि सर 4 1 तो 4 होता है, तो यहां पे 4 आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इस
बात से सिर्फ दो कंक्लूजन्स निकलते हैं कि सर रिमाइंडर जो है ना तो वो कभी डिवाइजर से बड़ा होगा और ना ही रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल होगा। मैंने बोला जो रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, ये ना तो हमेशा क्या तो छोटा होगा, हमेशा क्या होगा छोटा होगा, और कभी भी ना तो बड़ा हो सकता है डिवाइजर के और ना ही डिवाइजर के इक्वल हो सकता है। यहां तक क्लियर है? फिर मैं आपको एक कंक्लूजन पे और लेके जाना चाहता हूं, जिसका मतलब है आप हर बच्चा इस कंक्लूजन को छोटी क्लासेस में पढ़ के आया है, जो कहता है कि जो डिवाइजर होता है अगर इसके अंदर मैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दूं और फिर रिमाइंडर ऐड कर दूं, क्या कर दूं, क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दूं और रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो सर आप कहोगे ये जो हमारा इक्विवेलेंट होता है ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? आप कहोगे सर डिविडेंड के। किसके इक्वल होता है? डिविडेंड। आप लोग चेक कर सकते हो, जो ये 20 है, क्या मैं इस 20 को 3 into 6 plus 2 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर लिख सकते हो, क्योंकि जो ये 3 है वो डिवाइजर है और 6 जो है वो क्वोशिएंट है और जो 2 है वो रिमाइंडर है। इसमें देख लो, क्या मैं 21 को, जो कि डिविडेंड है, क्या मैं 21 को 3 into 7 plus 0 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर लिख सकते हो, और जो 3 है वो डिवाइजर है और जो 7 है वो क्वोशिएंट है और 0 जो है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो बेटा वो बस इतनी सी बात कहता है और कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मैंने कहा ठीक है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट्स से a और एक और मान लेते हैं जो है b। उनको अगर क्या कहते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट्स से a और b, तो वो सिंपल सी बात कहता है जो ये a है ना, यानी कि जो मेरा डिविडेंड है ना, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, डिवाइजर और क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम बात, बिल्कुल सेम बात, लेकिन दूसरे तरीके से कह रहे हैं हम लोगों को। कह रहे हैं डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, और ये बात हमने अभी तो देखी कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मानते हैं? लेकिन हमने यहां से दो कंक्लूजन निकाले थे। क्या निकाले थे? दो कंक्लूजन, कि जो ये रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा और ना ही कभी भी डिवाइजर के इक्वल होगा। तो जो अगली कंडीशन वो कहता है वो यही कहता है कि जो ये रिमाइंडर है, जो r है, ये कभी भी एक तो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा और डिवाइजर से इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या 0 हो सकता है? अभी देखा हमने 0 हो सकता है, तो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। मतलब ऐसा कोई भी रिमाइंडर, ऐसा कोई भी आप ऑपरेशन लगा के देखेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको कि आप अगर किसी नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हो तो जो उसका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा आ जाए या उसके बराबर आ जाए, हमेशा इक्वल आएगा। हमेशा क्या आएगा, सॉरी इक्वल नहीं, हमेशा क्या आएगा, डिवाइजर से छोटा आएगा। मानते हैं नहीं मानते? तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक हमारा कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि कहता है कि गिवन दैट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेट्स से a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r
और जो वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को वो ये है a इक्वल्स टू dq प्लस r। और जहां पर कंडीशन ये है कि जो r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। आया समझ? सेम चीज है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2 है। क्या है? एग्जांपल नंबर 2। सारे के सारे अपनी बुक्स में रेफर करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 10th क्लास एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 कहता है कि शो करो, क्या कहता है कि शो करो फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा, जो वैल्यू होगी वो 2q की फॉर्म में होगी। क्या होगी? 2q की फॉर्म में होगी, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगी। क्या होगी? 2q प्लस 1 की फॉर्म में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 2q को, इसको अगर मैं इस 2q को इवन शो कर दूं, इवन शो कर दूं तो हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर की वैल्यू इस फॉर्म में चाहिए मुझे, 2q के फॉर्म में। अगर मैं इस 2q को इवन शो कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, और अगर मैं इस 2q प्लस 1 को ऑड शो कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मानते हैं नहीं मानते? चलिए, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं नहीं होते? और ऑड नंबर नहीं होते। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। मैं कहता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, मैं कहता हूं कोई भी पॉजिटिव आप नंबर इंटीजर ले लीजिए, उसको लेट कर देते हैं, मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो है a। क्या है? a। अब मुझे इस फॉर्म में दे रखा है 2q की फॉर्म में, मतलब कोई भी a जो होगा इवन इंटीजर वो 2q की फॉर्म में होगा या नहीं होगा? तो यानी कि वो 2 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर। तो मैं कहता हूं मैं b को, अभी आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था a इज इक्वल्स टू dq प्लस r। मान लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू a है और b जो है वो 2 है। क्या है? b जो है वो 2 है। तो क्या मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो ये 2q है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a जो है उसकी जो वैल्यू है वो 2q प्लस 0 होगी? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? और अगर जो ये b है वो अगर एक डिवाइजर का काम कर रहा है और वो अगर उसकी वैल्यू 2 है, तो जो रिमाइंडर होंगे हमारे पास उसके सिर्फ 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसके सिर्फ 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर होता है या तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के उसमें, या तो वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? या तो वो 0 से बड़ा होगा, और या फिर जो b है ये डिवाइजर है उससे छोटा होगा। डिवाइजर हमारे पास 2 है। क्या है? 2। तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा, और या रिमाइंडर 1 होगा। यही 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो मैंने लिखा कि जो ये 2q था वो 2q प्लस 0। क्या मैं लिख सकता हूं? आप लोग इसे लिख सकते हो। और मैंने इस 2q प्लस 1 को, जैसा कि अभी आपने देखा, जो ये रिमाइंडर है मेरे पास उसके 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं इसको भी जो 1 वाला ऑप्शन है इसको मैं लिख सकता हूं 2q प्लस 1। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्योंकि जो मेरे रिमाइंडर है या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे।
और अगर वो 0 या 1 होंगे तो मेरे पास ये दो ही फॉर्म बनती हैं। और अगर किसी नंबर को इवन होना है, अगर किसी भी नंबर को इवन होना है तो उसको 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो सारा का सारा जो नंबर है, पूरा का पूरा जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या ये कहो कि वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पूरा का पूरा, मैं दोनों में चेक करता हूं कि कौन सा नंबर पूरा का पूरा जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर ये तो 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ 2q बचा, तो 2q के अंदर आप 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला नंबर जो है वो इवन नंबर होगा। आप कह सकते हो सर बिल्कुल होगा। रही बात इसकी, तो अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी नंबर को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से मान लेते हैं 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक इवन इंटीजर तो मिलेगा जो कि है 6, लेकिन अगर मैं उसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो वो 7 हो जाएगा जो कि है ऑड। क्या है? ऑड। तो ये बात आप किसी भी ऑपरेशन पे लगा के देख सकते हो। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर 1 ऐड कर दोगे तो वो नंबर ऑड बन जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड कर दोगे तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑड। और मुझे यही तो प्रूफ करना है, राइट? तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2 आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से 1.1 से। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।